हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 3 अप्रैल 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस अदर न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पब्लिश होते हैं रिलेटेड टू योर प्रीलिम्स, हम यहाँ पे उनको काफ़ी इजी लैंग्वेज में विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला आर्टिकल, जो कि है जुपिटर के मून कैलिस्टो से संबंधित। साइंटिस्ट अब इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब उसको एक्सपोज किया जाता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। कहाँ पे? कैलिस्टो पे। यानी कि ये एक जुपिटर का मून है। इसके सरफेस को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं। तो बस ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जहाँ पे हमें ये पता लगाना था कि सल्फ़र डाइऑक्साइड में क्या चेंजेस आने वाले हैं या कैसे चेंजेस आने वाले हैं जब SO2 को अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज किया जाता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तब एकदम से पता चला कि ओजोन बनने लग गई कैलिस्टो के सरफेस पे, और ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। क्यों सरप्राइजिंग था? क्योंकि कैलिस्टो पे इससे पहले कभी भी ओजोन जो है एग्जिस्ट नहीं किया था। अब ओजोन होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है। यहाँ देखो, O2 अलग होता है और सिंगल O यानी कि एक ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन होते हैं तो O3 बना लेते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, यानी कि ये जल्दी से बन भी सकता है और जल्दी से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ये अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में भी पाया जाता है और ये जो ओजोन की लेयर है ये करीब 15 से 35 किलोमीटर ग्राउंड से ऊपर होती है, यानी कि एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है यूवी रेस के अगेंस्ट। सन से एक बहुत ही हार्मफुल रेज आती है जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, तो उससे प्रोटेक्ट क्या करती है? हमारी ओजोन लेयर करती है। यूवी जो रेज हैं वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, जैसे हमारे डीएनए को हार्म कर सकती है और डीएनए में जो आपके सीक्वेंस होता है उसको बदल भी सकती हैं, और स्किन कैंसर, आइज़ प्रॉब्लम लाइक कैटरेक्ट्स, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। और बहुत सारे प्लांट की जो ग्रोथ है उनको भी स्लो डाउन किया जा सकता है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी नेगेटिवली ये जो यूवी रेडिएशंस है इम्पैक्ट करती हैं। जो ओजोन अर्थ के सरफेस के पास पाई जाती हैं ये बहुत ही खतरनाक पल्यूटेंट की तरह एक्ट करती हैं और बहुत ही ज़्यादा इससे ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स को इफ़ेक्ट होता है। सर्दियों में आप सब सुनते होंगे कि पल्यूशन है, तो O3 जो है एक बहुत ही बड़ा पल्यूटेंट है। अब जो कैलिस्टो है यानी कि जुपिटर का जो ये मून है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। इसको डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। यहाँ फ़ोटो देख लो, ये सेकंड बिगेस्ट मून है जो कि जुपिटर के अराउंड घूम रहा है और हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 3rd लार्जेस्ट मून है। यानी कि जुपिटर के पास 95 मून्स हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेडे, और दूसरा कौन सा है? आपका कैलिस्टो। जो कैलिस्टो का सरफेस है उस पर बहुत ज़्यादा क्रेटर्स हैं, यानी कि गड्ढे हैं। हर मून पे क्या पाए जाते हैं? गड्ढे पाए जाते हैं, लेकिन कैलिस्टो में सबसे ज़्यादा जो है गड्ढे पाए जाते हैं या फिर क्रेटर्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग कैलिस्टो। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टोकामक से संबंधित या फिर K* फ्यूजन रिएक्टर से संबंधित। कोरिया के सुपर कंडक्टिंग जो टोकामक एडवांस रिसर्च है, यानी कि हम क्या कहेंगे इसको? K* फ्यूजन रिएक्टर ने तो कमाल कर दिया। इसने सूरज के कोर से भी 7 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा की है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। K* ने H मोड यानी कि हाई कन्फाइनमेंट मोड को 100 सेकेंड्स तक मेंटेन भी किया है। H मोड एक स्टेबल प्लाज्मा स्टेट होता है। प्लाज्मा जैसे आप सब जानते हैं
हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो चौथा स्टेट ऑफ मैटर है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा गर्म चार्ज्ड गैस होती है जिसमें पॉजिटिव आयंस और फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड या गैसेस से थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। अब थोड़ा सा टोकामक के बारे में जान लेते हैं। ये एक डोनट शेप्ड रिएक्टर होता है जिसमें हाइड्रोजन के वेरिएंट्स को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है ताकि हम प्लाज्मा बना सकें। इसको आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं क्योंकि ये सन के अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ठीक है, उसको रेप्लिकेट करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियर मिलके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, यानी कि फ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलके एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के काफ़ी सारे फ़ायदे भी होते हैं। क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ये इतनी ज़्यादा एनर्जी देता है कि कोल, ऑयल या गैस जलाने से लाखों गुना ज़्यादा। इसमें प्रोलिफरेशन का भी रिस्क नहीं होता, मतलब जो एनरिच्ड मटेरियल यूज़ नहीं होता ना, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं, तो उसका जो प्रोलिफरेशन होता है वो इसमें रिस्क नहीं है। मेल्ट डाउन का खतरा भी नहीं होता, मतलब फ्यूजन रिएक्टर्स अपने आप में सेफ माने जाते हैं। फ्यूल भी सस्ता और अच्छी मात्रा में मिल जाता है, लेकिन इसके काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। तो एक बार हम चैलेंजेस भी देख लेते हैं। ऐसा मटेरियल डेवलप करना जो फ्यूजन कंडीशन को डिकेड्स तक झेल सके, ये थोड़ा मुश्किल है। प्लाज्मा की फ़िज़िक्स अभी तक रिसर्चर्स को पूरी तरह से समझ भी नहीं आई है, तो ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए इसके और क्या रेपरकशंस होंगे या और कौन कौन सी फ़िज़िक्स लगेगी, ये थोड़ा अभी बता पाना टफ है। इतनी हाई टेम्परेचर, करीब 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये था हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिगार्डिंग टोकामक या फिर के स्टार। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी से संबंधित। कोडाईकनाल से पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक जो आपका ऑप्शन था वो कोडाईकनाल था। तो क्वेश्चन ये था कि इनमें से जो गिवन आपके ऑप्शंस हैं, कौन सी मैन मेड लेक है या मैन मेड कैनाल है? तो कोडाईकनाल उसका राइट आंसर था। तो जो केएसओ है ना आपका, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये 125 साल मना रहा है। इसको 1899 में बनाया गया था और उस टाइम के मद्रास ऑब्जर्वेटरी को इसमें मिला लिया गया था। इस ऑब्जर्वेटरी का मेन काम ये पता लगाना था कि सूरज की गर्मी अर्थ के इन्वायरमेंट को कैसे गर्म करती है और मॉनसून के पैटर्न्स को भी समझना इसका मेन एम था। कोडाईकनाल को इसके लिए चुना गया, क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है और यहाँ की हवा में धूल कम होती है, प्लस ये हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो ऐसी जगह से डेटा कलेक्ट करना बेस्ट होता है। एक बार मैप में देख लो, ये साउथ इंडिया का मैप है। यहाँ कोचीन है, यहाँ मदुरई है और यहाँ देखो ये है आपका कोडाईकनाल, ये कोयम्बटूर है। तो ऐसे पता लगाना काफ़ी इजी हो जाता है और लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स के अंडर आता है और तमिलनाडु के पलानी रेंज में है, इम्पॉर्टेंट। और हाँ, यहाँ पे कुछ कमाल के टेलीस्कोप्स भी हैं, जैसे कि एच अल्फ़ा ट्विन टेलीस्कोप, वॉर्म यानी कि वाइट लाइट एक्टिव रीजन मॉनिटर टेलीस्कोप और भी कई सारे। ये सब के सब
स्पेस में जो कुछ भी चल रहा होता है उसको देखने के लिए होते हैं। तो क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में जानना, जो कि मैंने बता दिया है, प्लस कोडाईकनाल की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जैसे प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा था ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हवाना सिंड्रोम से संबंधित। हवाना सिंड्रोम एक अजीब सी हेल्थ कंडीशन है जो यूएस के डिप्लोमैट्स और स्पाइस को दुनिया भर में अफेक्ट कर रही है। दुनिया भर के अलग अलग जगह पे तैनात पर्सनल जो हवाना सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, उन्होंने अजीब सिम्टम्स रिपोर्ट किए हैं, जैसे चक्कर आना, है ना, सिर दर्द होना और वॉमिटिंग होना, प्लस ऐसा उनको लगता है कि कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके सिम्टम्स हो जाते हैं। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। ये बेसिकली कुछ मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं जो यूएस के इंटेलिजेंस और एम्बेसी ऑफिशियल्स को अलग अलग कंट्रीज़ में फील हो रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी क्यूबा से 2016 के आखिरी में, जब यूएस ने हवाना में अपना एम्बेसी खोला था, और दो कंट्रीज़ के बीच यानी कि क्यूबा और यूएस के बीच जो संबंध थे वो नॉर्मल हो गए थे 2015 में। इंडिया में हवाना सिंड्रोम का पहला केस 2021 में सामने आया, जब एक यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर को न्यू दिल्ली आते वक्त कुछ सिम्टम्स महसूस हुए। हवाना सिंड्रोम के कॉजेज़ क्या क्या हैं? रशियन मिलिट्री यूनिट के टारगेटिंग का शक है, जिन्होंने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से यूएस ऑफिशियल्स के दिमाग को निशाना बनाया हो सकता है। ये 29155 यूनिट, जो कि एक डिकेड से ज़्यादा से एक्टिव है, पहले भी फॉरेन असैसिनेशन, सबवर्जन और सैबोटाज के लिए ब्लेम की जा चुकी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक सोनिक अटैक था जो कि क्यूबा ने किया, जो कि यूएस के साथ पिछले 5 दशक से दुश्मनी रखता है। हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स की बीम्स भी एक कॉज हो सकती है। एक स्पेशल माइक्रोवेव वेपन से ये माइक्रोवेव्स भेजे गए हो सकते हैं। ब्रेन के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाने से ऐसा फील होता है कि कोई साउंड सुनाई दे रही है। ज़्यादा एक्सपोजर से हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स ना सिर्फ वैलेंस के लिए सेंस को डिस्टर्ब करते हैं, बल्कि मेमोरी को इम्पैक्ट करते हैं और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी कर सकते हैं। देखो, जो मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, उनसे भी माइक्रोवेव्स एमिट होती हैं, लेकिन वो टारगेटेड नहीं होती हैं। लेकिन हवाना सिंड्रोम में क्या हो रहा है, जो भी माइक्रोवेव्स भेजी जा रही हैं वो क्या है, टारगेटेड हैं। तो इसीलिए जो है उनको ऐसा महसूस होता है यूएस ऑफिशियल्स को। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।